पकड़े इस समय। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो टॉप 3-4 स्टॉक्स आपको ऑटो स्टॉक्स नजर आएंगे। तो बाजार बोरिंग नहीं है, केमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छा काम हो रहा है, मेक मनी में, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर रिजल्ट्स। तो पॉइंट ये है कि बेंचमार्क्स को सस्टेन करने की जरूरत है, अपने गैप अप्स, और ब्रॉडर मार्केट में इस समय हमें ये देखने की जरूरत है किस तरह का रुचि सोया भी काफी अच्छा चल रहा है इनफैक्ट विल्मर के साथ, लेकिन रुझान बाजार का एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम मिस्टर पंत से बात करते हैं, व्हाइट ओक के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। पंत साहब, ये बताइए कि इस समय आपका व्यू क्या चल रहा है, आपकी रिसर्च टीम आपको क्या फीडबैक दे रही है? क्योंकि हमने देखा 3-4 दिन से बाजार कुछ खासी परेशान था कि ये मार्जिन प्रेशर तो अर्निंग्स को काफी इरोड कर देगा, बहुत जबरदस्त रेट हाइक्स आने वाले हैं, वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय, आपकी रिसर्च टीम क्या फीडबैक दे रही है? क्या ये पीक ऑफ इन्फ्लेशन, पीक ऑफ मार्जिन प्रेशर्स अब इन द प्राइस है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार का जो रुख है ना, वो नियर टर्म ट्रेंड्स पे हम आपको ऊपर और नीचे दिखाई देता है कि जिस तरह से उस समय रुख दिखाई देगा। काफी बार अगर देखा जाता है कि जो फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन है या उसके कारण जो मार्जिन प्रेशर्स हैं या फेड रेट हाइक की जो बात हो रही है कि एलिवेटेड लेवल्स पे हो सकते हैं, ये सब चीजें मार्केट में काफी बार डिस्काउंटेड होते हैं। मतलब चाहे अगर हम पीक ऑफ इन्फ्लेशन में है इस समय या इन्फ्लेशन का दौर ऊपर है, वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफी बार जिस तरह की न्यूज फ्लोज आती हैं उससे अगर आपको पता चलेगा कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी काफी है न्यूज। अगर आप कुछ साल पहले देखें, आप जब मार्च 20 में जिस समय पहली बार खबर आई कोविड के बारे में, मार्च 23 मेरे ख्याल से था 2020 में, जब आपकी मार्केट ने ऑटोमेटिकली बॉटम हो गया था। बट उसके बाद देखें अगर आप सारी की सारी जो न्यूज थी वैसे कि किस तरह की स्प्रेड हो रहा है या क्या हो रहा है, वो उसके बाद ही उसका एक्चुअल इम्पैक्ट आया था। तो हमें ये अनुमान लगाना कि अगर आज इन्फ्लेशन पीक पर पहुंच चुका है या उसके कारण कितने फेड रेट हाइक्स आने वाले हैं, वो हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ये जो मैक्रो ट्रेंड्स हैं उस पर नहीं देखकर लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखें तो वो अभी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो टीम है और आप जब कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं तो आपका क्या व्यू बन रहा है कि जो अर्निंग्स डाउनग्रेड आए थे कुछ क्वार्टरों में, लास्ट भी, इस क्वार्टर भी वॉच आउट फॉर है पीक इन्फ्लेशन की वजह से, क्या वो अर्निंग्स डाउनग्रेड का साइकिल अभी भी जारी रह सकता है 1-2 क्वार्टर, या आपको लगता है कि वो टॉप आउट हो रहा है? ठीक है, जो अभी जो रुझाव आई हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल डाउनग्रेड आए हैं अर्निंग्स के इस समय। अगर आप देखेंगे कंजम्पशन अभी भी काफी स्ट्रांग है। आप अभी कुछ टाइम पहले ही बता रहे थे कि जो डिमांड ऑटो में दिखाई दे रही है, ऑटो एंसिलरीज, और काफी अगर कंज्यूमर सेक्टर में देखें डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। नियर टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर हो सकता है, बट काफी जो स्ट्रांग कंपनीज हैं उनकी एबिलिटी है कि ये जो मार्जिन के कारण जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, दे कैन पास इट टू द एंड कंज्यूमर। सो आई डोंट थिंक ऐसा कोई लार्ज स्केल अर्निंग रिविजन डाउनवर्ड्स हुआ है इस समय आपके मेन सेक्टर्स में। अभी गुड क्वालिटी कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है और दे आर एबल टू रीप्राइस सम ऑफ दीज थिंग्स, एंड उसमें भी अगर आपको देखें तो डिमांड काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रतीक, गुड आफ्टरनून, वेलकम। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी आते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? कौन से पसंदीदा सेक्टर्स हैं और कौन से हैं जिनसे दूर रहने की आप राय देंगे? और इसी के साथ पिछले दिनों जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को हमने देखा, उन्हें मद्देनजर रखते हुए भी भारतीय बाजार ने परफॉर्म कर दिखाया, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? तो मानसी, अगर आप देखें ना, हमारा नॉर्मली व्यू होता है कि हम टॉप डाउन सेक्टर व्यू लेते नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर में हमें पता है कि कुछ ना कुछ कंपनीज हैं जो काफी स्ट्रांग विनर्स रहती हैं। बट अगर ओवरऑल देखें हमारी जो टीम का जो पोर्टफोलियो इस समय, वो ओवरवेट है ब्रॉडली प्राइवेट फाइनेंशियल्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। बल्कि कुछ पिछले महीनों में हमने अपनी ऑटो एंसिलरी एरिया में अपनी पोजीशंस अप की थी। मुझे पता है काफी लोग आईटी के बारे में नियर टर्म नेगेटिव कह रहे हैं, बट जिस तरह की कंपनीज वहां पर हमें मिलती हैं
we are still very positive on, in terms of valuation, मेरे हिसाब से IT appears to be very attractive. And its levels में positions people should look in terms of accumulating. बाकी, broadly, I think, breadth of the market, अगर जो अच्छी companies हैं, अगर हम bottom up process के through जाते हैं, एक्सेप्ट 2-3 जो सेक्टर्स हैं जहां पे हमने कभी मेनली पोजीशंस ली नहीं है, जैसे यूटिलिटीज हो गई या एनर्जी हो गई या कुछ पब्लिक सेक्टर में है जिनमें अदर फैक्टर्स होते हैं. अदरवाइज जो मैंने आपको बताया आईटी और कंज्यूमर में जरूर हमारी पोजीशन स्ट्रांग है. ऑलराइट, बिल्कुल. ऐसे में प्रतीक, एक एक्सपेक्टेशन या फिर एक एंटिसिपेशन बाजार में अब Q3 के नंबर्स कई सारे, अब निफ्टी की लगभग 6 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आईटी के तो बड़े स्टार लार्ज कैप स्टॉक्स के आ गए नंबर्स, एफएमसीजी के अब से आने शुरू होंगे और जिसके बाद एक ये ऑन ग्राउंड पता चलेगा कि मार्जिन पर कितना इफेक्ट है. लेकिन अब कितने क्वार्टर्स आपको लगता है कि मार्जिन प्रेशर, हाई कमोडिटी प्राइसेस का मार्जिन पर प्रेशर होगा और बाजार उसे क्या पूरी तरह फैक्टर इन कर चुका है, इस बार भी स्लिप कर सकते हैं और आगे भी मे बी थोड़ा सा जिटरी रहेंगे ये स्पेसेस? क्या आपका व्यू बन रहा है? देखिए, नियर टर्म पे सम ऑफ दीज फैक्टर्स डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं. जैसे ये जरूर है कि इस बार जैसे एफएमसीजी हो गया आपने कहा, या कंज्यूमर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ जो महंगाई हुई है कमोडिटी साइड में, उनका इम्पैक्ट दिखेगा आपको थोड़ा मार्जिन्स में. बट वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर्ड है इस समय, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला शुरू में कि जो मार्केट्स है ना, वो ये इवेंट्स को ऑलरेडी डिस्काउंट कर देते हैं किसी हद तक. पूरा डिस्काउंट हुआ है नहीं हुआ है वो कहना बड़ा मुश्किल होता है इस समय. बट जो गुड क्वालिटी कंपनीज हैं इन सेक्टर्स में, मेरे हिसाब से अभी भी उनकी बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग हैं एंड अभी भी हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं अपॉर्चुनिटीज ये फ्रंटलाइन सेक्टर्स में और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में. प्रतीक, आपके जो पोर्टफोलियोज आप रन कर रहे हैं व्हाइट ओक पे, अगर आप मुझे ये बता सकें कि जस्ट फॉर इंडिकेशन कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकते हैं आप कि अर्निंग्स ग्रोथ 12 मंथ्स फॉरवर्ड या 24 मंथ्स फॉरवर्ड, अर्निंग्स ग्रोथ आपके उस पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस है क्या 15 से 18% अर्निंग्स ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो कंपनीज में? देखिए, नॉर्मली हमारे जो पोर्टफोलियोज है ना, वो मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप होते हैं. टिपिकली फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियोज हमारे जो सारा पोर्टफोलियो वो उसी लेवल पे है. जो इस समय हमें जो पोर्टफोलियो का जो निजाव है, हमें 15 से 20% अर्निंग ग्रोथ की अभी भी अपने पोर्टफोलियो में पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है. और क्योंकि हमारा एक्चुअली क्या होता है कि करीब 40 से 50% स्मॉल एंड मिड कैप में होता है और उनमें अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज और जो टॉप लाइन ग्रोथ is looking still very strong in many of these counters. बिल्कुल प्रतीक, साथ ही ताजा जब आपसे बात हमने की थी, व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी प्लान कर रहा है 100 नए ब्रांचेस आने वाले 12 से 18 महीनों में ओपन अप करने के लिए. काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गोल सेट किए हैं आपने. खास तौर से आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, 6 न्यू लाइनअप्स की यहाँ पर बातचीत आपने की. अगर वहां पर आप कोई और डिटेल्स देना चाहें? नहीं, जरूर. अगर आपको जैसे पता होगा, व्हाइट ओक का जो हमारा जो ओरिजिन है वो हमने यस म्यूचुअल फंड को अक्वायर किया था और हमारा यही प्लान है कि पूरा जो बुके है, अभी तक व्हाइट ओक ने लार्जली इंस्टीट्यूशनल या HNI इन्वेस्टर्स के साथ डील किया है, क्योंकि करीब $6 बिलियन के आसपास का जो हम कॉर्पस मैनेज करते हैं उसमें से करीब 3/4 ऑफ द मनी हैज कम फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो इनफैक्ट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने काफी पैसा दिया है व्हाइट ओक को इंडिया में मैनेज करने के लिए. करीब 10-12 हजार करोड़ हमने इंडिया में रेस किया ये पैसा. अब जब ये म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिला है उसके बाद हमारा यही उम्मीद है कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में उनसे जाके मिल सकते हैं. इक्विटी में अभी भी देखा जाए तो 4 से 5% की ही सेविंग पूल है इस समय. सो अपॉर्चुनिटी बहुत लंबा है और यही जरूरी नहीं है कि हम केवल टॉप 15 सिटीज से ही पैसा उठाएं. इंडिया में अगर आप देखें, काफी डिमांड आ गई है अब टायर 2, टायर 3 सिटीज में. वेल्थ क्रिएशन काफी हुआ है इन सब जगहों पे और व्हाइट ओक का यही वो है कि अक्रॉस ऑल चैनल्स, चाहे डिजिटली हम लोगों से मिले या अपनी फिजिकल प्रेजेंस से हम लोगों को मिलकर उनसे बात करें अबाउट क्रिएटिंग अ सेविंग कल्चर. हम हर प्लेटफॉर्म में हर तरह से अपने इन्वेस्टर्स से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से
डायलॉग ये चालू करना चाहेंगे। और अगले 6 महीने में हमारा प्लान है कि हम मेन जो प्रोडक्ट्स हैं जो इक्विटी में होते हैं, चाहे वो लार्ज कैप फंड हो या मिड कैप फंड हो या जैसे ELSS प्रोडक्ट्स होते हैं, बल्कि हमारा प्लान है कि हम पहली डोमेस्टिक AMC होंगी जो अपना खुद का एक इमर्जिंग मार्केट फंड भी सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि इंडियंस को जिनको एक्सपोजर चाहिए ओवरसीज मार्केट में वो भी वो कर पाए। सो इस तरह से प्लान है कि स्टार्ट करेंगे अपना एक फ्लेक्सी कैप फंड से, बट बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी अगले 6 महीने में हम लाइनअप करेंगे। क्योंकि लोगों को यही होता है कि 3 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। तो अगर प्लान है कि पूरा अगर इक्विटी बोके करना है तो फिर अच्छे काम में देरी क्यों करें। ऑलराइट, बिल्कुल प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमसे हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, जब ऑटो स्पेस की बात हो रही है कि एक अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस झेल चुका है ये स्पेस, और अब क्या इसके लिए जितनी दिक्कतें थी वो खत्म हो गई है,